Dear students, this is Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Diversity in Living Organisms. Obviously, आप expect कर रहे होंगे this session to be a question answer section, but I forgot to tell you that nomenclature is also an important part in diversity in living organisms. Therefore, I have this session for you. मैं आपके लिए ये जो सेशन है वो इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप जो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर है वो क्यों होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट तो उसके बारे में स्टडी कर लें. अलॉन्ग विद दैट आप ये स्टडी कर लें कि जो हमारे डाइवर्सिटी है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें कुछ जो टिपिकल टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर विद नोमेनक्लेचर. एक्चुअली नोमेनक्लेचर होता क्या है? Naming the thing is a part of our general communication using words and language. Obviously हम कोई भी normally छोटा सा बेबी बॉर्न होता है उसका भी हम नेम रख देते हैं, उसकी भी हम नेमिंग कर देते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए. क्लियर? सो किसी भी चीज को नेम देना हमारी जनरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है और हम कैसे करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके हम उसकी नेमिंग कर देते हैं. Nomenclature is a system of assigning names or terms to the kinds and group or organisms listed in any classification. Nomenclature का भी मीनिंग क्या है? ये भी एक सिस्टम है. किसका सिस्टम? नेम्स असाइन करने का सिस्टम. Or the terms to the kinds and groups or organisms listed in any classification. किसी भी क्लासिफिकेशन में कितने kinds, ग्रुप्स हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनको जो नेम असाइनिंग करने का वर्क है वो किसका है? नोमेनक्लेचर का है. एक्चुअली नोमेनक्लेचर के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसका नेम क्या होना चाहिए था. क्लियर? दैट nomenclature is a system of assigning names or terms to the kinds and groups or organisms listed in any classification. Actually biological naming is of two types. जो biological naming रहती है वो दो टाइप की रहती है. फर्स्ट आता है हमारे कॉमन नेम्स और सेकंड आते हैं हमारे साइंटिफिक नेम्स. कॉमन नेम्स क्या होते हैं? इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म. अभी कॉमन नेम क्या है? जो हमारे रीजन के नेम हो गए, लाइक दैट हम इंडिया में किसी चीज को कुछ और बोल रहे हैं, सेम हम जब फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं तो उसी चीज को, उसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी और नाम से जानते हैं, तो वो हो गए हमारे कॉमन नेम्स. क्लियर? बट ये डिफिकल्ट है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले पीपल्स हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म के बारे में सेम बात कर पाए. ऑब्वियसली जब डिफरेंट लैंग्वेज है उनकी, डिफरेंट उनका क्राइटेरिया है, तो वो सेम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम्स से ऑब्वियसली पहचानेंगे. सो द थिंग इज, because common names cannot be used by the scientists all over the world, therefore a need of system arises by which a single name could be given which would be used all through the world. क्योंकि क्या है, कॉमन नेम्स किसी एक जो कॉमन नेम्स हैं उनके थ्रू कोई भी साइंटिस्ट ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसका नेम क्या है. और वी कैन से हमारे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट प्रेजेंट हैं उनके लिए इजी नहीं होता कॉमन नेम्स के थ्रू स्टडी कर पाना. इसीलिए क्या हुआ, एक सिस्टम की जरूरत पड़ी जिसके थ्रू जो ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं वो सब जो ऑर्गेनिज्म है और जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिंगल नेम उन्हें दें ताकि उन्हें पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ऐसे सिंगल नेम की यदि हम यूएसए जा रहे हैं तो वहां पे भी वही नेम से उन्हें जाना जाए, इंडिया में भी और अदर फॉरेन कंट्रीज में भी हम उन्हीं सिंगल नेम्स के थ्रू उन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए. क्लियर? Thereby we need to arise a system by which a single name could be given to which would be used all through the world. Scientific names क्या है? Actually, the system of scientific naming or nomenclature we use is known as biological, or we can say binomial nomenclature, as it contains two words. क्या होता है? जो साइंटिफिक नेमिंग है, वी कैन से साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, उसी का जो सिस्टम है उसी को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिनमें दो वर्ड प्रेजेंट रहते हैं. The first word represents the genes and the second word represents the species of the particular organism. जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया उसमें क्या रहता है? दो वर्ड कंसिस्ट करता है. वो दो वर्ड कंसिस्ट करता है. जो फर्स्ट वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि जीन्स क्या है और सेकंड वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीसीज क्या है. क्लियर? फर्स्ट वर्ड जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जीन्स को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं
भी जो सेकंड वर्ड है वो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। Thus the binomial nomenclature is represented as a generic name and a specific name. Binomial nomenclature का मतलब क्या हुआ? Obviously इसका मतलब हुआ कि जो generic name है और specific name है, उनको जो representation करने का, उनका जो represent करने का जो फंडा है, उसी को हम binomial nomenclature कह सकते हैं। Clear? That binomial nomenclature is represented as a generic name and a specific name. कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइंटिफिक नेम्स के, जैसे पी प्लांट हुआ पाइसम सैटिवम, ऑनियन प्लांट एलियम सेपा, मैंगो प्लांट को हम मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, वीट प्लांट को हम क्या बोलेंगे, वीट प्लांट को हम बोलेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। क्लियर? और हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे कैट को हम फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं, कोबरा को नाजा नाजा बोलते हैं, हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट हमारे साइंटिफिक नेम्स हो गए। और आप देख सकते हो यहाँ पे हर साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स प्रेजेंट हैं। एक वर्ड है जो उसकी जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वर्ड है वो वहां पे उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे आपने स्टडी किया कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो कैसे होते हैं। तो अभी बात आती है जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनके रूल्स एंड नॉर्म्स क्या होते हैं, हम साइंटिफिक नेम्स कैसे लिख सकते हैं। The name of the genes begins with a capital letter. सबसे पहले क्या होता है, जो जीन्स है उसका जो नेम है वो एक कैपिटल लेटर के थ्रू लिखा जाता है। The name of the species begin with a small letter. जीन्स का जो नेम है वो कैपिटल लेटर के थ्रू लिखा जाएगा, वहीं पे जो स्पीसीज है उसका नेम एक स्मॉल लेटर के थ्रू लिखा जाएगा। When printed, the scientific name should always be given in italic. जब हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं या प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक में लिखा जाता है। क्लियर? कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? इटैलिक में। The gene's name and the species name have to be underlined separately. और जो जीन्स नेम है और स्पीसीज नेम है उनको अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन भी उनका सेपरेटली उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीन्स का नेम है वो हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया एम से, वहीं पे जो स्पीसीज है इंडिका उसका जो स्टार्टिंग है हमने स्मॉल लेटर से किया। ये इटैलिक में लिखा जाता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने इटैलिक में नहीं लिखा, आई फॉरगॉट टू चेंज इट इनटू पावरपॉइंट स्लाइड, बट यू हैव टू रिमेंबर इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। क्लियर? एंड ऑल्सो यदि हम इसे अंडरलाइन करते हैं तो मैग्नीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करके लिखेंगे और इंडिका को अलग। सो दीज वर द रूल्स। नाउ सम इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन चैप्टर। आपने देखा चैप्टर में कुछ काफी टिपिकल वर्ड्स यूज हुए, लाइक डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक जैसे वर्ड्स यूज हुए। तो वो वर्ड्स क्या हैं, उनकी मीनिंग्स क्या हैं, वो मैं अभी आपको इस सेशन में स्टडी करा देती हूँ। फर्स्ट आता है हमारा डिप्लोप्लास्टिक। Actually, animals having a body made up of two germ or embryonic layer of cells, that is ectoderm or endoderm. वो हमारे एनिमल्स जिनमें दो जर्म और वीगन से दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट रहती है सेल्स की, उन्हें हम डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। दैट इज वो एनिमल्स जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर प्रेजेंट रहती है, उन्हें हम डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। क्लियर? That animals having a body made up of two germ or embryonic layers of cells, that is ectoderm and endoderm. Next आता है हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक। These are the animals having a body made up of three germ or embryonic layers of cells. डिप्लोप्लास्टिक में two germ और two embryonic layers present रहते थे, बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक as the name says that the animals having a body made up of three germ or embryonic layers of cells. इसमें थ्री जर्म्स और एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं सेल्स की, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सिंपल सा है। जो डिप्लोप्लास्टिक था उसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट थे, बट ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है हमारा स्यूडोकाइलम। स्यूडोकाइलम का मतलब मैंने आपको बताया था दैट नॉट ट्रू काइलम, दैट इज फॉल्स काइलम। The body cavity lined on one side of ectoderm and other side of the endoderm. ये क्या होती है, ये एक बॉडी कैविटी होती है जो कहाँ पे लाइन रहती है, एक्टोडर्म के एक साइड और एंडोडर्म के अदर साइड। क्लियर? दैट बॉडी कैविटी लाइंड ऑन वन साइड ऑफ ectoderm and other side of endoderm. Next is exoskeleton. Exoskeleton क्या होता है, यानी हार्ड मटेरियल कवरिंग द बॉडी एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन और सपोर्ट। कोई भी हम
मटेरियल जो बॉडी को कवर करके रखे और उससे प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कराए उसे हम एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या रहता है? इंडिविजुअल who possesses both male and female reproductive organs is called hermaphrodite। कोई भी इंडिविजुअल जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्लियर? That an individual who possesses both female and male reproductive organs is called hermaphrodite। नेक्स्ट आता है हमारा मेटामेरिज्म। The division of the body into linear series of similar part of segments as in annelids and chordates। मेटामेरिज्म क्या होती है? ये बॉडी का डिवीजन होता है into linear series of similar part of segment। That is linear series होती है जो similar parts है, segment के जो similar parts है उनकी linear series बना के जो डिवीजन होता है बॉडी का उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये हमारे एनालिड्स और कॉर्डेट्स दोनों में ही हमें मेटामेरिज्म देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर वास्कुलर सिस्टम। अ यूनिक सिस्टम ऑफ रेडिएटिंग कैनाल्स इन एकाइनोडर्मिड्स यूज्ड फॉर लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। ये क्या होती है? एक रेडिएटिंग यूनिक सिस्टम होती है रेडिएटिंग कैनाल्स की। क्लियर? ये रेडिएटिंग कैनाल्स का एक यूनिक सिस्टम होता है जो हमारे एकाइनोडर्मिड्स में प्रेजेंट होता है और इसी के थ्रू लोकोमोशन एंड एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन जो होता है हमारा वो वहां पे पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अ फ्लेक्सिबल बोनी कॉलम इन वर्टिब्रेट्स दैट एक्सटेंड्स डाउन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स द मेन स्केलेटन सपोर्ट। ये क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल बोनी कॉलम होता है वर्टिब्रेट्स में जो एक्सटेंड डाउन रहता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी and it provides the main external support to the body. So it's time for challenging question mark and today's question is what are the advantages of binomial nomenclature? जो binomial nomenclature है उसके advantages क्या है? And time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it has a systematic study of the wide range of living organisms। जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है वो उसका वर्क क्या होता है कि जो सिस्टमेटिक स्टडी है वाइड, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी वाइड रेंज यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी सिस्टमेटिक स्टडी कैसे की जाए वो हमारा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर प्रूव करता है। दैट इज इट हैज इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Also, it helps in maintaining a record of diversity for identification and classification। इसका वर्क क्या रहता है? इसका वर्क ये रहता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन है उनके रिकॉर्ड्स को वो मेंटेन करके रख पाए। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर? इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and it helps in maintaining a record of diversity for identification and classification। So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने साइंटिफिक नेम्स दैट इज जो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर है उसके बारे में डिस्कस किया। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे टिपिकल टर्म्स यूज हुए थे इस चैप्टर में उनके बारे में भी स्टडी किया। In next session we will gonna discuss about question answers of this chapter. Till then, good luck.